हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सीपीयू स्केजुलिंग। सीपीयू स्केजुलिंग किसी भी मल्टी प्रोग्राम सिस्टम के लिए बड़ा बेसिक रोल प्ले करती है। कोई भी मल्टीपल प्रोग्राम सिस्टम जो है वो सीपीयू स्केजुलिंग के बगैर यूँ कहें कि कुछ भी नहीं है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सीपीयू स्केजुलिंग क्यों रिक्वायर्ड है, स्केजुलिंग का क्राइटेरिया क्या है, स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स के बारे में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर मल्टीपल प्रोसेसर स्केजुलिंग कवर करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फिर एग्जांपल्स देखेंगे। जी, तो सबसे पहले सीपीयू स्केजुलिंग रिक्वायर्ड क्यों है। सामने आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें एक सीपीयू की या प्रोसेसर की किसी एक प्रोसेस की स्टेट्स दिखाई गई हैं। ये उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको परमानेंट कर सकूं कि ये वाला जो एक फिगर दिखाई गई है इस डायग्राम के अंदर, इसमें एक प्रोसेस की स्टेट्स दिखाई गई हैं कि प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस जो हैं या कोई एक प्रोग्राम जिसकी इंस्ट्रक्शंस किस तरह की हो सकती हैं। जैसे ये 3 इंस्ट्रक्शंस लोड, ऐड, स्टोर, रीड फ्रॉम फाइल, ये सीपीयू बर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शंस हैं। यानी कि कुछ हर प्रोसेस के कुछ पार्ट में आपका प्रोसेसर रिक्वायर्ड होता है, कुछ आईओ बर्स्ट होती हैं जिसमें उस प्रोसेसर ने आईओ पे जाना होता है। जब सपोज अगर एक आपका सिंगल प्रोसेसर है, उस पे एक सिंगल प्रोसेस चल रहा है, तो सपोज आप कहते हो जी कि आपके पास ये एक प्रोसेसर है और इसके ऊपर एक सिंगल प्रोसेस पी चल रहा है, प्रोसेस पी चल रहा है। तो प्रोसेस पी जब एग्जीक्यूट सीपीयू बर्स्ट चला लेता है, ये वाली इंस्ट्रक्शन चला लेता है, फिर उसको आईओ की तरफ जाना होता है आईओ बर्स्ट के लिए। यानी कि एग्जीक्यूशन के दौरान आईओ की ज़रूरत पड़ सकती है। से सपोज आप कहें कि कोई प्रोसेस किसी यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा है तो वो कीबोर्ड से डेफिनेटली डाटा लेगा। तो उस वक़्त जब वो आईओ की तरफ जाता है ये प्रोसेस P2, इस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन से निकल कर, सपोज हम कहते हैं यहाँ से निकल गया है और वो चला गया है आईओ की तरफ, आईओ का वेट कर रहा है। एट दैट टाइम आपका ये जो प्रोसेसर है ये क्या है, ये आइडल पड़ा हुआ होगा। तो कोई भी डिवाइस जो है, कोई भी डिवाइस, उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम तब अचीव होती है अगर उस डिवाइस को मैक्सिमम यूज़ में रखा जाए, उसको बिजी रखा जाए, उसको आइडल ना छोड़ा जाए या फ्री ना छोड़ा जाए। तो जब अगर सपोज जो प्रोसेस पी था वो वेट पे गया है, तो हम यहाँ पे एक और प्रोसेस P1 के फॉर्मेट में प्रोसेस में, सपोज आप कहते हो जी अब प्रोसेसर के अंदर एक और प्रोसेस P1 आ गया है। जितनी देर वो आईओ के वेट में रहेगा उतनी देर प्रोसेस P1 को चला लेगा। जब वो आईओ एग्जीक्यूट करने के बाद, ये वाली एग्जीक्यूशन करने के बाद दोबारा इस सेक्शन में आएगा, आपके सीपीयू बर्स्ट वाले सेक्शन में, तो उस वक़्त दोबारा पी को प्रोसेस को दिया जा सकता है। माइट बी एट दैट टाइम P1 को आईओ रिक्वायर्ड हो।
तो इस तरह से एक से ज़्यादा जो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है उसमें आप एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को प्रोसेसर में लोड करके तो प्रोसेसर को मैक्सिमम बिजी रखते हैं। आईओ वेट वाले आइडल टाइम पे आपने प्रोसेसर को एक और प्रोसेस दे दिया है। अब कौन सा प्रोसेस कब प्रोसेसर या सीपीयू बस से आईओ बस्ट की तरफ भेजना है, नया जो प्रोसेस है माइट बी P1 P2 P3 P4 4 प्रोसेसेस और पड़े हों जो सीपीयू का वेट कर रहे हो या प्रोसेसर का वेट कर रहे हो, तो किस प्रोसेस को प्रोसेसर देना है या रिसोर्स देना है, इसके लिए आपको स्केजुलिंग रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए आपको क्या होगी, स्केजुलिंग करनी पड़ेगी कि अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा दिया जा सकता है। अगली डायग्राम के अंदर जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में नज़र आएगी, एक थोड़ा सा प्रोसेसेस की स्टेट्स के बारे में कुछ प्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से ये एक बर्स्ट ड्यूरेशन दिखाई गई है मिली सेकेंड के अंदर के कम ड्यूरेशन वाले, अगर आप इस एरिया को देखें इस डायग्राम के अंदर, ये वाला जो एरिया है ये इस डायग्राम के अंदर आपका ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो जिस पे भी रेक्टेंगल है, ये कम सीपीयू बर्स्ट की प्रोसेस की कम सीपीयू बर्स्ट दिखाई गई है फ्रीक्वेंसी प्रोसेसेस की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बड़े हाई फ्रीक्वेंसी है और ज़्यादा ड्यूरेशन जो प्रोसेस की बर्स्ट ड्यूरेशन वाली बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से आप आइडिया कर सकते हैं कि किसी प्रोसेस को कितना सीपीयू चाहिए होता है या प्रोसेसर चाहिए होता है और कितनी देर वो आईओ की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम से अंदाज़ा किया जा सकता है कि प्रोसेस स्केजुलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। सपोज अगर सिर्फ ये आईओ बर्स्ट है, ये वाली आईओ बर्स्ट है, इतना एरिया, बाकी सारा का सारा टाइम जो है वो आपका प्रोसेसर फ्री पड़ा रहेगा। हाँ, अगर आप कोई दूसरा शॉर्ट आईओ बर्स्ट सीपीयू बर्स्ट वाले प्रोसेसेस हैं आपके पास अवेलेबल, तो आप जब भी किसी ने अपना जो जब उसको प्रोसेसर चाहिए था वो टाइम फाइनल कर लिया, वो टाइम एग्जीक्यूट कर लिया, तो अब वहाँ पे आप किसी दूसरे प्रोसेस को ले आ सकते हैं और इसके लिए आपको स्केजुलिंग रिक्वायर्ड होगी। अगली स्लाइड के अंदर आपको यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है, ये हमने पहले डिस्कस की हुई है क्लास के अंदर बड़ी ही डिटेल के साथ कि किसी प्रोसेस की ये स्टेट्स एक डायग्राम शो करवाई गई है आपकी बुक से ही 3rd चैप्टर से, जो कि हमने बड़ी डिटेल से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई प्रोसेस जो है वो इन 5 स्टेट्स में हो सकता है। सबसे पहले जब उसको लोड किया जाता है वो न्यू स्टेट में है, फिर वो रेडी स्टेट में आता है, रेडी से रनिंग स्टेट में आता है। यहाँ से अगर उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, अगर उसको इंटरप्ट कर दिया गया है तो वो दोबारा रेडी स्टेट में आ जाएगा, या अगर उसको आईओ की ज़रूरत है, अगर उसको आईओ की ज़रूरत है तो वो फिर क्या है जी, आईओ की तरफ चला जाएगा, और जब उसका आईओ की ज़रूरत पूरी हुई तो दोबारा से वो रेडी स्टेट में आएगा और यहाँ से फिर दोबारा अपनी बारी आने पे या जो भी स्केजुलिंग का क्राइटेरिया है उसके बाद रनिंग स्टेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे स्केजुलिंग आपको इन 2 स्टेजेस पे मिलेगी। ये इस स्टेज पे जब आप रेडी से रनिंग स्टेट में जा रहे हैं, और या फिर जब आप न्यू से रेडी स्टेट में आ रहे हैं। यहाँ पे 2 तरह के स्केजुलर यूज किए जाते हैं। ये जो मैंने वर्ड बोला है स्केजुलर, स्केजुलर से मुराद है एक मॉड्यूल कर्नल के अंदर लिखा हुआ हो सकता है, एक ऐसा मॉड्यूल या ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ जो कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर अगर कंपटीशन में हैं तो उनमें से किस प्रोसेस को अगली स्टेज पे भेजना है,
वो डिसाइड करता है आपका स्केजुलर। जब भी कोई नया प्रोसेस लोड होता है वो न्यू स्टेट में आता है, यहाँ पे आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म स्केजुलर। लॉन्ग, चले हम इसके लिए टेक्स्ट ही, यहाँ पे आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म स्केजुलर। और आपकी इस स्टेज पे, इस वाली स्टेज पे इस स्टेज पे आपको शॉर्ट टर्म स्केजुलर मिलेगा जो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में स्केजुलिंग कर रहा है। लॉन्ग टर्म स्केजुलर इसलिए कहा गया कि न्यू से रेडी स्टेट में जो प्रोसेसेस आ चुके हैं वो माइट भी आप थोड़ी देर के बाद नया प्रोसेस अपलोड करें। अब यहाँ पे जो प्रोसेसेस आ चुके हैं हो सकता है ये मोर देन वन टाइम या इवन एक से ज़्यादा टाइम रनिंग में जाएं, फिर वापस आएँ, फिर वापस जाएं, तो ये यहाँ पे एक साइकिल चल सकता है जो प्रोसेस जब तक कि उसकी टर्मिनेशन कंडीशन नहीं आ जाती। ये डिफरेंट स्केजुलिंग के एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है, वो हम बड़ी डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। जी, तो यहाँ पे क्यू जो है वो आपका क्यू का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट वे से उसको ऑर्डर लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे वो कहते हैं जी स्केजुलिंग डिसीजंस मे टेक प्लेस व्हेन अ प्रोसेस। अब आपको स्केजुलिंग की ज़रूरत कब होगी? स्केजुलिंग की ज़रूरत आपके लिए इन 4 स्टेप्स हो सकते हैं। नंबर 1 पे वो कहता है जी स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू द वेटिंग स्टेट। आपका आयो का वेट रिक्वायर्ड है, आपके प्रोसेस को किसी वजह से वेट करना पड़ रहा है, उसमें आयो वेट भी हो सकता है या माइट भी कोई पेरेंट प्रोसेस किसी चाइल्ड प्रोसेस को किल होने का वेट कर रहा हो। तो वो जब वो वेटिंग में आएगा तब हमें यहाँ से इस प्रोसेस को निकालना होगा, जो यहाँ पे पी प्रोसेस चल रहा था उसको निकालना होगा, और यहाँ पे स्केजुलिंग करके यहाँ पे एक क्यू अवेलेबल है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेस की स्केजुलिंग करके आगे फिर आपको रेडी स्टेट पे देना हो सकता है। तो तब आपको रनिंग स्टेट पे देना हो सकता है, तब आपको स्केजुलिंग रिक्वायर्ड होगी। दूसरे नंबर पे वो कहता है जी स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू द रेडी स्टेट। और रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में कोई इंटरप्ट आई, जो पहले प्रोसेस चल रहा था, हार्डवेयर में कोई इशू आ गया, क्योंकि किसी किस्म की इंटरप्ट हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी हैं, किसी इंटरप्ट के केस में वो वापस जा सकता है, तब आपको स्केजुलिंग रिक्वायर्ड होगी। स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू द रेडी स्टेट। अब जो वेटिंग में बैठा हुआ था प्रोसेस वो वापस रेडी स्टेट में आया, तो पहले से जो प्रोसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, सपोज अब वहाँ उन प्रोसेसेस में प्लस जो अपना वेटिंग टाइम पूरा करके आ चुका है, तब आपको यहाँ पे स्केजुलिंग रिक्वायर्ड हो सकती है दोबारा से फिर रनिंग स्टेट की तरफ जाने के लिए। टर्मिनेट्स, कोई प्रोसेस जो चल रहा था यहाँ पे वो टर्मिनेट कर गया है, इस स्टेज पे चला गया है, उस टर्मिनेट कर गया है, इस स्टेट में चला गया है, तब आपके यहाँ पे जो प्रोसेसेस अवेलेबल होंगे उनके दरमियान उनको स्केजुलिंग करनी पड़ेगी, अब रनिंग स्टेट पे कौन सा प्रोसेस चल जा सकता है। तो ये 4 सिनेरियोस हो सकते हैं जो कि डिस्कस हम करेंगे कि किस तरह से प्रोसेस स्केजुलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब वो यहाँ पे कहता है जी स्केजुलिंग 1 और 4 के लिए नॉन प्रेम्प्टिव है। यहाँ पे प्रेम्प्टिव और नॉन प्रेम्प्टिव का जिक्र हम पहले काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। प्रेम्प्टिव से मुराद ये है कि अगर कोई एक प्रोसेस सपोज अब अगर कोई प्रोसेस पी इस रनिंग स्टेट पे है, तो जब तक वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके सपोज आयो की तरफ नहीं आ जाता या टर्मिनेट नहीं कर जाता, उस वक्त तक उसको इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, वो एग्जीक्यूशन में रहेगा। और प्रेम्प्टिव कौन सा होता है कि पी सपोज जो प्रोसेसर है भले उसको एग्जिट नहीं भी किया और अभी रनिंग कर रहा था उसको, लेकिन पीछे से कोई और प्रोसेस या कोई और रीज़न आई जिसकी वजह से इस प्रोसेस को इंटरप्ट कर दिया गया यहाँ से, इसको हम कहते हैं कि ये प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग है।
अब वो कहता है जी 1 और जो 4 है ये नॉन प्रेम्प्टिव के केस में जो स्केजुलिंग होगी ये नॉन प्रेम्प्टिव होगी, कि कोई रनिंग से वेट में चला गया है या वेटिंग से रनिंग से टर्मिनेट कर गया है, तो हम कहेंगे जी कि ये आपकी नॉन प्रेम्प्टिव स्केजुलिंग है। लेकिन दूसरे ये दोनों केसेस जो हैं, अगर कोई रनिंग से रेडी स्टेट में तभी आता जब उस पर कोई इंटरप्ट आती है, या फिर कोई वेटिंग से वापस यहाँ पे आया तो हमने दोबारा उसको रनिंग में भेजना है, तो तब भी आपकी इंटरप्ट जनरेट होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीएम्प्टिव स्टेज कहते हैं, प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग कहते हैं। कंसीडर एक्सेस टू शेयर डाटा प्रीएम्प्शन वाइल इन कर्नल मोड। जी, तो हम नेक्स्ट डिस्पैचर क्या चीज़ है। स्केजुलर क्या था, मैंने कहा था कि एक मॉड्यूल है लिखा हुआ, जो कि अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं जो कि रनिंग स्टेट में जाना चाह रहे हैं, तो वो उनमें डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस जाएगा। वो डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स हैं, हम बड़ी डिटेल के साथ नेक्स्ट उनको पढ़ेंगे। डिस्पैचर क्या करता है, gives control of the CPU to the process selected by the short term scheduler। जिस स्केजुलर ने जिस प्रोसेस का पूरा निकाला है कि ये वाला प्रोसेस आपका रनिंग स्टेट में जाएगा, डिस्पैचर क्या करता है, उसके लिए ये 3 काम करता है। स्विचिंग कॉन्टेक्ट्स, यानी कि एक प्रोसेस को पकड़ के प्रोसेसर से बाहर निकालना, दूसरे प्रोसेस को उसकी लोकेशन से ला के प्रोसेसर को में लोड करना, और इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड ये स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट कहलाता है, ये वाला प्रोसेस। स्विचिंग टू यूजर मोड, अब सपोज पहले वाला प्रोसेस आपका कर्नल मोड में चल रहा था, अब आपने कंट्रोल यूजर मोड में स्विच करना है, और यूजर के प्रोग्राम में जहां से दोबारा सपोज प्रोग्राम का कुछ पोर्शन पहले चल चुका था, आपने दोबारा जहां से उसको रीस्टार्ट करना है, उसकी लोकेशन पे जंप करवाना, ये डिस्पैचर का काम है। डिस्पैच लेटेंसी क्या चीज है, टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रनिंग। एक प्रोसेस चल रहा था, उसको स्टॉप किया, उसको प्रोसेसर से बाहर निकाला, दूसरे को लोड किया, और जब दूसरा स्टार्ट हो गया, तो ये जो टाइम इसके अंदर स्पेंड हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस डिस्पैच लेटेंसी। जी, अब कुछ स्केजुलिंग क्राइटेरिया है कि स्केजुलिंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो किन प्रॉपर्टीज़ को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन किए जाते हैं, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है स्केजुलिंग एल्गोरिदम की टेक्निक के अंदर। तो यहाँ पे स्केजुलिंग क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स नज़र आ रहे हैं सामने स्क्रीन के ऊपर। CPU यूटिलाइजेशन क्या है, हम चाहते हैं कि CPU बिजी रहे एज मच एज पॉसिबल। CPU को हम 100% बिजी रखना चाहते हैं, जो कि 100% अचीव तो नहीं होता, लेकिन CPU की यूटिलाइजेशन यही है कि CPU कितने टाइम बिजी रहा, या यहाँ पे CPU से मुराद प्रोसेसर है, कि प्रोसेसर आपका कितने टाइम के लिए बिजी रहा, और कितना टाइम वो वेट करता रहा, या आइडल रहा, या फ्री रहा। तो CPU यूटिलाइजेशन क्या है जी, कितना टाइम वो बिजी रहा। थ्रूपुट क्या चीज है, एक यूनिट टाइम के अंदर किसी प्रोसेस ने किसी प्रोसेस एक यूनिट टाइम के अंदर कितने प्रोसेसेस हैं जो कि कंप्लीट हुए हैं, लोड हुए और अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके टर्मिनेट हो गए, इसको हम कहते हैं, ये क्या है जी, थ्रूपुट है। आगे टर्न अराउंड टाइम क्या है, एक प्रोसेस जब लोड हुआ, सपोज वो पता नहीं किस स्टेट में रहा, कितनी दफ़ा वेटिंग में रहा, कितनी दफ़ा वो रेडी क्यू में बैठा रहा, कितनी देर बैठा रहा, उसके लोड होने से लेके उसके एग्जीक्यूशन टाइम तक, यानी कि टर्मिनेशन टाइम तक जो टाइम है, उसको टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। आगे वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम से मुराद जितनी देर वो प्रोसेस वेट करता रहा,
अब वेटिंग टाइम हमें कोशिश करना होगी कि प्रोसेस का कम से कम हो। सपोज हम कहते हैं कि कोई प्रोसेस था, उसको एग्जीक्यूशन टाइम या उसको जो प्रोसेस सीपीयू पे चलना था वो 2 मिली सेकंड चाहिए था, लेकिन वो वेटिंग टाइम करता रहा 2 दिन या 2 घंटे, इवन आगे हम डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे। तो वेटिंग टाइम आपका कम होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि एक प्रोसेस जो लोड हो गया, लोड होने के बाद कब उसकी बारी आई, जब उसको प्रोसेसर मिला, भले वो सारा एग्जीक्यूट हुआ या ना हुआ, उसका कुछ पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन जब उसके लोड होने से लेके उसके फर्स्ट टाइम प्रोसेस पे चलने तक के टाइम को हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। आगे स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स की जो ऑप्टिमाइजेशन का क्राइटेरिया है, डेफिनेटली सीपीयू यूटिलाइजेशन मस्ट बी एज मच एज पॉसिबल। मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, उसकी थ्रूपुट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, टर्न अराउंड टाइम कम हो, मिनिमम वेटिंग टाइम हो, और रिस्पॉन्स टाइम भी आपका जितना कम हो वो अच्छा है। नेक्स्ट हम स्केजुलिंग के कुछ एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, उसके अलावा प्रायोरिटी के एल्गोरिदम्स हैं, उसके अलावा राउंड रॉबिन है, मल्टी लेवल क्यू है। इन सारों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं अपने इस लेक्चर के अंदर। आपको सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो एल्गोरिदम है वो, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कहता है कि जो रेडी क्यू के अंदर, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, कि जो अगर मैं यहाँ पे वो वाली डायग्राम फिर से पेस्ट कर लूँ तो माइट भी हमें थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो। इस वाली डायग्राम को अगर हम वहाँ पे भी कॉपी कर लें तो फिर समझने में थोड़ी आसानी होगी। जी, अब स्केजुलिंग आपकी होनी कहाँ पे है, रेडी से रनिंग के तरफ। अब ये जो मैं क्यू बना रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे एक क्यू शो करवाया है, सपोज ये क्यू है जो कि फीफो के असूल पे काम करता है, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये रेडी क्यू की बात हो रही है, जो कि इस स्टेट के ऊपर या इस स्टेट में बना हुआ है। हमने रेडी से रनिंग में जाना है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो एल्गोरिदम है वो कहता है कि जोन सा प्रोसेस सपोज पी यहाँ पे है, वो सबसे पहले लोड हो जाए, जो इसके बाद आए यहाँ पे अवेलेबल होगा वो लोड हो जाए, जो बाद आए वो बाद, उसकी बाद में बारी हो जो बाद आए। इनके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के असूल पे काम करते हुए हम ये प्रोसेसेस जो हैं वो सारे के सारे रनिंग स्टेट को देते जाएं। इसके बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका असूल यही है कि जो पहले आए पहले पाए की बुनियाद पे जो रेडी स्टेट में पहले आ गया है उसको सबसे पहले रनिंग स्टेट में भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ पे आपके सामने 3 प्रोसेसेस इस डायग्राम के अंदर, सॉरी, इस स्क्रीन में सामने आपको 3 किस्म के प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, P1, P2 और P3। अब जो P1, P2 और P3 आगे उनके बर्स्ट टाइम दिए गए हैं, यानी कि P1 को कितनी देर के लिए CPU चाहिए या प्रोसेसर चाहिए, और P2 को कितनी देर के लिए प्रोसेसर चाहिए, और P3 को कितनी देर के लिए प्रोसेसर चाहिए। यहाँ पे हम कंप्यूट करने लगे हैं कि इन तीनों प्रोसेस को अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अप्लाई किया जाए तो हमें एवरेज वेटिंग टाइम कितना लेना पड़ेगा। अब चूंकि P1 क्यू में सबसे पहले आया है, क्यू में सबसे पहले लगा हुआ है, तो हम कहते हैं कि जी
P1 की बारी डेफिनेटली पहले है क्योंकि वो सबसे पहले आया है। तो P1 जब रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में चला जाएगा, यहाँ से रनिंग स्टेट में चला जाएगा, तब क्या होगा कि ये दोनों जो हैं प्रोसेसेस वेट करेंगे डेफिनेटली। अब P1 है 24 मिली सेकेंड, सपोज हम मिली सेकेंड यहाँ पे टाइम यूनिट ले लेते हैं, तो P1 24 सेकेंड्स के लिए चल रहा है। ये आपको गैंट चार्ट में इन प्रोसेसेस का वो शो करवाया गया है, एक गैंट चार्ट शो करवाया गया कि किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन होगी। 24 मिली सेकेंड के लिए P1 चला तो P2 और P3 दोनों वेट करते रहे। तो अगर हम वेटिंग टाइम निकालें यहाँ पे, तो P1 का वेटिंग टाइम कितना है? 0, क्योंकि वो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट टाइम से वो उसने स्टार्ट कर दिया 0। तो हमने कहा जी कि P1 का वेटिंग टाइम 0 है। लेकिन P2 का वेटिंग टाइम कितना है? 24 मिली सेकेंड, यानी कि P1 जितनी देर चलता रहा P2 भी वेट करता रहा। P3 का वेटिंग टाइम कितना है? P1 का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम प्लस P2 का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो P3 का वेटिंग टाइम होगा, क्योंकि जब ये दोनों कंप्लीट हुए हैं तब P3 की बारी आई है, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ था रनिंग स्टेट में जाए। तो P3 का वेटिंग टाइम कितना हो गया? 27 मिली सेकेंड। 24 P1 वाला और 24 P1 वाला उसने वेट किया और 3 मिली सेकेंड P2 वाला वेट किया, तो उसका टोटल वेटिंग टाइम 27 हो गया। तो यहाँ से अगर हम इन तीनों का एवरेज वेटिंग टाइम निकालें तो वो आपका 17 मिली सेकेंड निकल रहा है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी सोचने की बात है कि अगर हम ये चीज़ अप्लाई ना करते, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि डेफिनेटली हमारी जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो तो ओवरऑल एवरेज वेटिंग टाइम पे ही आएगी। तो अगर हम P1 को, अगर हम सपोज P1 को पहले ना चलाते, हम चला लेते P2 को पहले, फिर P3 को चलाते और एंड पे P1 को चलाते। अच्छा जी, अगर हमारा P2 सबसे पहले चला तो P2 का यहाँ पे अगर हम वेटिंग टाइम लिख लें यहाँ पे, तो P2 का वेटिंग टाइम क्या हो जाना था जी? 0 मिली सेकेंड। अब P2 की एग्जीक्यूशन हुई है 3 मिली सेकेंड के अंदर, तो P3 का वेटिंग टाइम क्या हो जाना था? अगर बाद में P2 बाद में चल रहा है तो हमने कहा इसका 3 मिली सेकेंड। अब एंड पे हमने P1 को चलाया तो उसका वेटिंग टाइम कितना हो गया? जैसे हमने पहले कंप्यूट किया कि 3 मिली सेकेंड इस वाले और 3 मिली सेकेंड इस वाले, तो हमने कहा जी 24 का जो वेटिंग टाइम होता वो आपका सपोज हो जाता 6 मिली सेकेंड। ऐसा ही है ना, P2 3 मिली सेकेंड के लिए चला और P3 3 मिली सेकेंड के लिए चला, तो हमने कहा जी P1 को 6 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा। अब अगर हम इसका एवरेज टाइम निकालें, 6 + 3 = 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 आपका क्या है जी? 3 मिली सेकेंड, यानी कि 17 मिली सेकेंड के अगेंस्ट अगर हम इनकी स्केजुलिंग की थोड़ी सी तरतीब इस तरह से चेंज कर देते कि जो सबसे बड़ा प्रोसेस है उसको एंड पे चलाते, छोटे वालों को पहले चला लेते, तो हमारा 17 एवरेज जो वेटिंग टाइम है वो 17 से कम होके 3 पे आ जाता, अगर एवरेज हम कंप्यूट कर रहे हैं। तो ये एक ड्रॉप बैक आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में नज़र आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को एक नॉन प्रीएम्प्टिव स्केलिंग एल्गोरिथम कहा जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ जाता है उसको बाद में इंटरप्ट नहीं किया जाता, वो इंटरप्ट एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट होने के बाद ही अगले प्रोसेस की बारी आती है। जी, इस स्लाइड के अंदर वही चीज़ आपको दिखाई गई जो हमने पहले डिस्कस की कि अगर P2 को पहले चलाया जाए, P3 को बाद में चलाया जाए, तो आपके पास एवरेज टाइम जो है वो 3 मिली सेकेंड निकलता है, जो कि
दूसरे से बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे फिर हमें एक और स्केजुलिंग टेक्निक मिली। हम कहते हैं जी कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व न चलाएं, हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट चला लें। कि देख लें, सपोज अगर आपके पास ये आपके पास एक क्यू है, इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस क्यू के अंदर पड़े हुए हैं। सपोज ये क्यू है आपके पास, इसमें प्रोसेसेस कुछ पड़े हुए हैं, इसमें P2 पड़ा हुआ, इसमें P3 पड़ा हुआ, इसमें P4 पड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं कि हम इन चारों में से जो सबसे छोटा है या जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, उसको पहले हम भेज दें एग्जीक्यूशन के लिए रनिंग स्टेट के ऊपर, उसको सबसे पहले रनिंग स्टेट के ऊपर भेज दिया जाए, तो फिर हमें एवरेज टाइम कम मिल सकता है, जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर देखा। तो हमारा दूसरा एल्गोरिदम स्केजुलिंग का जो है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसमें आप हर प्रोसेस की सीपीयू बर्स्ट कंप्यूट करते हैं और जिसकी सबसे कम हो वो हम रनिंग स्टेट को पहले भेज देते हैं। लेकिन इसमें इशू डेफिनेटली ये आएगा कि किस तरह से हमें एक कंप्यूट करना पड़ेगा शॉर्टेस्ट जॉब कि किसी का टाइम कितना है सीपीयू बर्स्ट का, उसमें हमें कोई पता नहीं था। हम जो भी सबसे पहले आता उसको आगे फॉरवर्ड कर देते थे। तो ये स्केजुलिंग एल्गोरिदम कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होगा उसके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के। SGF gives minimum average waiting time, उसके minimum average, the difficulty is knowing the length of the CPU request। तो हमें सबसे बड़ा मसला यही है कि हम लेंथ कैसे कंप्यूट करें। आगे आपके पास एक उसी तरह से एग्जांपल है कि 4 प्रोसेसेस हैं। इस एग्जांपल को थोड़ा गौर से समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं। P1 जिसका बर्स्ट टाइम 6 मिली सेकेंड है, P2 का 8 है, P3 का 7 है और P4 का 3 मिली सेकेंड है। तो हमने क्या किया, सपोज ये चारों प्रोसेसेस रनिंग स्टेट पे थे और पहले कोई और प्रोसेस चारों प्रोसेसेस आपके रेडी स्टेट में थे, और जब हमने जी चारों प्रोसेसेस इस स्टेट पे पड़े हुए थे, रनिंग स्टेट में कोई और प्रोसेस P डैश चल रहा था, जब वो निकला तो अब इन चारों की बारी है कि इन चारों में से किसको हमने चलाना है। सपोज P1 सबसे पहले आया हुआ था और आपके इस क्यू के हेड पे है, सबसे आगे है। लेकिन हम क्या करेंगे, इन चारों प्रोसेसेस का देखेंगे कि किसको प्रोसेसर कम रिक्वायर्ड है। जिसको प्रोसेसर कम रिक्वायर्ड है उसको सबसे पहले भेज दो। जैसे इसको स्केजुलिंग चार्ट ये जो दिखाया गया है, P4 का बर्स्ट टाइम सबसे कम था, तो हमने इसको सबसे पहले भेज दिया रेडी स्टेट में। अब जब इसको सबसे पहले रेडी स्टेट में भेजा तो उसके बाद दूसरा सेकंड शॉर्टेस्ट कौन सा था, P1 जो कि 6 है। तो फिर हमने P1 को चलाया, फिर देखा शॉर्टेस्ट सबसे कौन है, वो P3 था, फिर P3 को चलाया और इसी तरह से एंड पे P2 को चलाया। तो ये एक एग्जांपल है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम की। अब इसका अगर वेटिंग टाइम कंप्यूट किया जाए तो हम देख सकते हैं कि P4 को क्या वेट करना पड़ा 0, P1 को क्या वेट करना पड़ा 3, और P3 को क्या वेट करना पड़ा 9 + 3 इज इक्वल टू 6 + 3 9। तो टोटल P4 को 0 मिली सेकेंड, P1 को 3 मिली सेकेंड और P3 को 9 मिली सेकेंड और P2 को 16 मिली सेकेंड। और इस तरह से अगर हम इनका एवरेज टाइम कंप्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व की निस्बत इसका अच्छा खासा फर्क पड़ेगा।
ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं कंप्यूट करके। नेक्स्ट अगला आपके पास एग्जाम शॉर्टेस्ट, इसका जो फर्दर वर्जन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, कि हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कंप्यूट कर लें, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे सपोज ये स्टेट्स हैं, कोई प्रोसेस पी यहाँ पे रनिंग स्टेट में, इस रनिंग स्टेट में चलता रहा, चलने के बाद उसको आयो का वेट की ज़रूरत पड़ी तो वो आयो की तरफ आ गया। अब हो कुछ टाइम इसको जो सीपीयू रिक्वायर्ड था वो एग्जीक्यूशन हो चुकी, फिर वो आयो की तरफ आया है। सपोज इसको टोटल टाइम चाहिए था जी 10 मिली सेकेंड्स, यहाँ पे ये 3 मिली सेकेंड्स चला और फिर उसको आयो की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने कहा कि इसका जो रिमेनिंग टाइम है सीपीयू पे वो 7 मिली सेकेंड्स है। तो हम कहते हैं कि हम स्केजुलिंग करें शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम पे, कि जिसका रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट है उसको रनिंग स्टेट में भेजा जाए। यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, और यहाँ पे हमने अराइवल टाइम उनका डिफरेंट लिख दिया है। हम कहते हैं कि जब 0 टाइम था तब आपका अराइव प्रोसेस P1 हुआ है, प्री प्रोसेस P1 रेडी क्यू के अंदर आया है 0 पे। डेफिनेटली उस वक्त रेडी क्यू में और कोई प्रोसेस नहीं था तो वो रनिंग में चला गया। तो हमने कहा उस वक्त कोई कंपटीशन नहीं था, लिहाजा P1 को विदाउट हम ऑब्जर्विंग द बस टाइम हमने उसको रनिंग स्टेट में भेज दिया। फिर P2 का 1 अराइवल टाइम, इसके बाद ये आया और उसका 4 बस टाइम है, फिर इसके बाद ये आया, फिर उसका 9 फर्स्ट टाइम है, और फिर इसके बाद ये आया और उसका 5 बस टाइम है। अब अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें, इसके जो स्केजुलिंग का चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें हमने प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम रखा है कि कोई अगर रनिंग स्टेट में प्रोसेस पहले से है भी और उसके बाद कोई ऐसा प्रोसेस आ गया है जिसका रिमेनिंग टाइम जो अभी रनिंग में है उसके रिमेनिंग टाइम से कम है, तो हम ये स्केजुलिंग एल्गोरिथम कहता है कि रनिंग वाले को इस यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है, अगर उसका रिमेनिंग टाइम जो यहाँ पे नया प्रोसेस आया है उससे ज़्यादा है तो इसको बाहर निकाल दो इंटरप्ट करके, और जो नया कम टाइम वाला आया है उसको लोड कर दो, क्योंकि हमने एवरेज वेटिंग टाइम कम से कम रखना है। इस चीज़ को फर्दर यहाँ पे क्लियर मैं करता हूँ इस चार्ट के अंदर, कि आपका प्रोसेस P1 0 टाइम पे आया था और उसका बर्स्ट टाइम 8 मिली सेकेंड था। हमने क्या, वो सीधा रनिंग कंडीशन में चला गया। लेकिन 1 मिली सेकेंड गुजरने के बाद, यानी कि उसका 8 में से 1 मिली सेकेंड वाली एग्जीक्यूशन हो चुकी थी, उसके बाद P2 आ गया रेडी स्टेट के अंदर। फौरी स्केजुलर ने क्या किया कि इसका देखा रनिंग वाले का कितना, इसमें से 8 में से 1 चल गया था तो पीछे कितना बचा था, 7 मिली सेकेंड रिमेनिंग टाइम था। लेकिन जो P2 बाद में आया उसका 4 मिली सेकेंड रिमेनिंग टाइम है। उसने कहा चलो अभी तुम रनिंग स्टेट से बाहर निकलो, जो बाद में आया है हम उसको रनिंग स्टेट में भेजेंगे, क्योंकि उसका बस टाइम जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसके रिमेनिंग बस टाइम से कम है। तो हमने यहाँ पे P1 1 मिली सेकेंड गुजरने के बाद उसको प्रीएम्प्ट कर दिया, उसको यहाँ से रनिंग स्टेट से निकाल कर और P2 को दे दिया। याद रखिएगा उसका 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन हो चुकी है, अब उसका रिमेनिंग टाइम 7 मिली सेकेंड है। P2 जब आया, अच्छा जी, 2 मिली सेकेंड गुजरने के बाद एक और प्रोसेसर आया P3 जिसका बर्स्ट टाइम 9 मिली सेकेंड था। हमने P2 को देखा, उसका 1 मिली सेकेंड उस वक्त तक गुजर चुका था लेकिन रिमेनिंग 4 थे।
रिमेनिंग 4 और नए आने वाले 9 ज़्यादा थे, इसलिए हमने P2 को रनिंग स्टेट में रहने दिया। जब 3 मिली सेकेंड गुजरे उस वक्त आपका P2 जो था वो तकरीबन 2 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुका था। तो P4 जब एक और प्रोसेसर आया P4, उसका P5 उसके 5 मिली सेकेंड रिक्वायर्ड थे, लेकिन जो अभी रनिंग में चल रहा उसका कम टाइम था। हमने कहा तुम चलते रहो, लिहाजा P2 अपनी एग्जीक्यूशन पूरी की पूरी 5 मिली सेकेंड कम्प्लीट की। ठीक है जी। जब P2 की कंप्लीट होगी तो हमने कहा कि ये तो अब यहाँ से कंपटीशन से निकल गया, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन आपने क्या कहा, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी। अब कंपटीशन बचा है ये 7 मिली सेकेंड वाला P1, जिसका 1 मिली सेकेंड पहले एग्जीक्यूट हुआ है, P3 और P4। अब इन तीनों में P4 सबसे छोटा है, लिहाजा हमने P4 रनिंग स्टेट में भेज दिया। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम इस तरह से काम कर रहा है। P4 को उसने सारा चलाया, उसके बाद फिर जब P4 भी डेफिनेटली एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो गया, तो अब उसने कहा जी कि अब इन दोनों में से इसका रिमेनिंग टाइम 7 मिली सेकेंड है और P3 का 9 मिली सेकेंड है, लिहाजा दोबारा से P1 को लोड कर दो, क्योंकि उसका रिमेनिंग टाइम कम रहता है। तो जब इसको लोड कर दिया और P3 को फिर एंड पे लोड कर दिया। इस तरह से शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ने एल्गोरिदम ने काम किया, और सारी लोडिंग ये आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। इस तरह से जो कह रहा है कि एवरेज वेटिंग टाइम निकल रहा है वो 6.5 मिली सेकेंड निकल रहा है। आपने क्या करना है अभी होम टास्क के तौर पे, इन सारों को अगर आप इस तरतीब से पहले 8 सेकंड इसको चलाएं, फिर 4 सेकंड इसको चलाएं, फिर 9 सेकंड इसको चलाएं, फिर 5 सेकंड इसको चलाएं, उस तरह से भी वेटिंग टाइम निकालना है और इस तरह से भी वेटिंग टाइम निकालना है, और फिर उन दोनों वेटिंग टाइम का फ़र्क देखना है कि कितना फ़र्क आता है। इस वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रायोरिटी एल्गोरिदम क्या चीज़ है, और उसके बाद राउंड रॉबिन एल्गोरिदम क्या चीज़ है। फिर नेक्स्ट कुछ एल्गोरिदम का भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।